सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। जी हाँ, देखिए, लाइट्स कैमरा और संघर्ष की बात करेंगे, एक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर संघर्ष की बात करेंगे आज की चर्चा में। आज सबसे पहले तो आपको बता देना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश की स्टेट हेड हमारी अदिति चंद्रा के, जी हाँ, अदिति चंद्रा जी की फिल्मी पिटारे से लेकर आए हैं बहुत ही खास मेहमान। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, बॉलीवुड की चकाचौंध में हर साल हजारों चेहरे आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे चेहरे होते हैं ना जो बिना किसी खानदान या गॉड फादर की अपनी प्रतिभा के दम पर दिग्गजों की कतार में खड़े हो जाते हैं। और एक ऐसे ही अभिनेता जिसने अपनी पहली ही फिल्म में नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे संस्थाओं के सामने, जी हाँ, खामोशी से तहलका मचा दिया है। मेरठ की गलियों से निकलकर आपको बताना चाहेंगे रेड कारपेट तक सफर तय करने वाले मेथड एक्टिंग के माहिर और बॉलीवुड के सबसे पावरफुल एक्टर ऋषि भूटानी आज हमारे साथ है। ऋषि जी का सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज की खास की चर्चा में। ऋषि जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज की खास चर्चा में। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, सारी ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार। आप बहुत ही शानदार अभिनेता हैं और आज हमारे दर्शक जो हैं आज के चैनल, आज का एपिसोड छोड़ के ऋषि जी कहीं जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि आज बारीकियां आपसे सीखने को मिलेंगी। आपके सफर के बारे में तो साथ ही साथ हम जानेंगे। ऋषि जी, अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी पहली फिल्म बोलो राम में आपका जो किरदार है, लगभग पूरी फिल्म में ना खामोश रहता है, पर तहलका मचा चुके हैं आप। तो एक नए एक्टर के लिए बिना संवाद के सिर्फ आंखों से अभिनय करना करियर का सबसे बड़ा जोखिम होता है। उस म्यूट किरदार की गहराई में उतरने के लिए आपने खुद को हफ्तों तक दुनिया से काट लिया था, सुना है, आपके इंटरव्यूज में भी देखा है। तो क्या आज के दौर में जब एक्टर सिर्फ अपने दिखने पर फोकस करते हैं, आप उस मेथड एक्टिंग को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जब आदमी डायलॉग नहीं बोल रहा था या संवाद नहीं कर रहा होता एक दूसरे के साथ, जी जी, तब एक्चुअल एक्टिंग का पता चलता है। क्योंकि राइट, उस टाइम आपके पास शब्द नहीं होते कुछ बोलने के लिए। उस टाइम पे आप जो है सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से, अपनी आंखों से उस चीज को ढाल रहे होते हैं। और जो मेरी पहली फिल्म जो बोलो राम थी, उसमें मेरा हार्डली डायलॉग्स थे, क्योंकि वो एक सन और मदर की कहानी थी बहुत अच्छी, जिसमें मदर की डेथ हो जाती है तो वो म्यूट हो जाता है लड़का। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, सब कुछ है। उसके बाद कैसे वो चीजें रिवील होती हैं, आगे कैसे निकलती है चीजें, वो एक अलग चीज है। मगर जहां जहां तक अभिनय की बात है, उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपके पास वर्ड्स का सहारा लेने के लिए कुछ नहीं होता। आप वर्ड्स नहीं बोल रहे होते हैं, आप कुछ कह नहीं रहे होते हैं, सिर्फ आप म्यूटली कैमरे के सामने होते हैं और अपने एक्सप्रेशन से इजहार कर रहे होते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने रोल को निभाया और दर्शकों ने आपको, कहते हैं ना, कि अपने पलकों पर बिठा लिया इस अभिनय के बाद। और आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी हमारी टीम की तरफ से आपको एडवांस में बहुत शुभकामना देंगे ऋषि जी, हम तो पहले। साथ ही साथ अगर मैं आगे बात करूं, जी, आगे बात करना चाहूंगी, जैसे आपने ओमपुरी साहब के साथ गांधीगिरी, बोलो राम और जय जवान जय किसान जैसी 3 फिल्में की हैं। उनके साथ काम करना किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं रहा होगा ना शायद आपके लिए। और अगर मैं आगे भी आपसे जारी रखूं, बात पूछूं, तो ओमपुरी जी ने आपके बारे में एक बार कहा था, एक इंटरव्यू में हमने सुना था कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं। तो उनके साथ बिताया वो कौन सा सबक है जो आज भी आपके काम करने के तरीके को गाइड करता है? मुझे हमेशा उनकी एक बात याद आती है। जब जब शूट के बाद मैं अक्सर जिम चला जाता था, जी जी, और वो मुझे फोन करके अक्सर कहते थे वो कहाँ पर है। तो मैं कहता मैं जिम आया हूँ जरा। कह रहे यार तू जिम के पीछे पड़ गया है, तू इधर आ। मैंने आज तक क्या जिम करा है कभी? जिम उनकी जरूरत नहीं होती एक्टिंग में। तो ये बात मुझे अक्सर उनकी याद आती है। और मेरी उनसे बहुत सारी मुलाकातें हैं, उनके घर पर भी और सेट पर भी, क्योंकि मैंने उनके साथ 3 फिल्में करी। इनफैक्ट मेरी 4th फिल्म भी उनके साथ थी, मगर अब उस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि उनके हाथों को शांति मिले। और बहुत ही अच्छे किरदार और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, और बात होगी तो वो राजा थे। और बिल्कुल, शब्दों के हमने बहुत अच्छा समय बिताया साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनका प्रेम है जो आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आगे भी काम करता रहेगा। हम बिल्कुल समझते हैं इस चीज को, आपकी भावनाओं को। जैसे कि अब मैं बात करूं ना, तो द बायोपिक चैलेंज की अगर मैं बात करूं, पर्दे पर जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभाना अग्नि परीक्षा जैसा आपके लिए डेफिनेटली होगा। तो जय जवान जय किसान में आपने नेहरू जी की बॉडी लैंग्वेज और उनके खास अंदाज को पकड़ने के लिए क्या क्या विशेष रिसर्च किया था आपका, ने क्या क्या ऐसा किया था, वो हम जानना चाहेंगे। क्योंकि एक युवा अभिनेता के लिए ऐतिहासिक व्यक्तित्व की गरिमा को बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण था, थोड़ा सा
हमारे दर्शकों को बताएं। वो मुश्किल होता है क्योंकि जब आप एक इमेजिनरी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते जी। हैं तो बड़ा इजी होता है कि आप जिस तरह से भी एक्ट कर देंगे वो एक अपने आप में एक यूनिक हो जाएगा। मगर डेफिनेटली। जब आप किसी एक ऐसे शख्सियत को उठाते हैं जो इतना बड़ा रुतबा बिल्कुल। रखते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके किरदार को निभाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, ऑब्वियसली मुझे कुछ वीडियोस मिल गए थे ऑनलाइन और उनकी बुक्स मैंने पढ़ी, उनके विचार, वो क्या सोचते थे, कैसे चलते थे, उनकी हर चीज को मैंने बहुत डीपली एनालाइज करा, उसके बाद वो कैरेक्टर प्ले करा। और ये हमेशा मुश्किल होता है, हमेशा मुश्किल है कि आप उस आदमी, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जिसके आपके पास प्रूफ है वीडियोस के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, उनका लिखा हुआ इतनी सारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, तो बड़ा इजी भी हो जाता है क्योंकि उनके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल गई, उनकी सोच के बारे में पता चल गया। और उतना ही मुश्किल है क्योंकि आप उसके बाहर भी नहीं जा सकते हैं, जिस तरह से वो चलते थे और बात करते थे, आप उससे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो टफ तो था ही। टफ तो था, पर बखूबी बखूबी आपने उस रोल को निभाया है। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की स्टेट हेड अदिति चंद्रा जी के फिल्मी पिटारे से लेकर आए हैं बहुत ही खास मेहमान जी ऋषि भूटानी जी को, आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। ऋषि जी, आगे अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरनेशनल रिच की अगर मैं बात करूं, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी पहुंच सिर्फ हिंदी सिनेमा तक नहीं है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि ऋषि जी के बारे में, इन्होंने फ्रेंच और इंडो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे हाईलैंड और एलओसी में भी आपने काम किया है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि मैड्रिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ऋषि जी। तो क्या आपको लगता है कि एक आउटसाइडर के लिए ग्लोबल सिनेमा में पहचान बनाना बॉलीवुड के नेपोटिज्म वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा आसान था, निष्पक्ष था, आई मीन टू से फेयर था? मेरा मानना है कि आप काम करते रहिए और ये सब साइड लाइन्स है, इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप बस ये है कि अपने काम में ध्यान लगाइए। जहाँ सिनेमा की कोई इसकी लैंग्वेज तो होती नहीं है, आपको मैंने तमिल फिल्म भी करी है, तो ऑब्वियस है कि लैंग्वेज बैरियर हमेशा होता है, इवन फ्रेंच में भी था जी। तो अगर हमारा काम है एक्टिंग करना, हमें परफॉर्म करना, तो ऑब्वियस है जब एक बार हमने सोच लिया कि हमें एक्टिंग ही करनी है तो फिर लैंग्वेज वो बैरियर खत्म हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया। आपकी बातों में जो मुझे समझ में आई, जो आपकी अदाकारी में दिखती है सादगी, जितने सरल तरीके से आपने जवाब दिया कि सिर्फ अपना काम करते रहे, यही चीज आपको ना दूसरों से अलग बनाती है, मुझे ऐसा लगता है ऋषि जी। खैर, अगर मैं आगे बात करूं तो आपकी फिल्म लाइंस अब ओटीटी वूट पर भी काफी सराही जा रही है। तो आप हिना खान जैसे लोकप्रिय चेहरों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं के साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे बदलते दौर में जब फिल्में सीधा मोबाइल स्क्रीन पर आ रही है, क्या आपको लगता है कि अब स्टारडम से ज्यादा कंटेंट और कैरेक्टर की जीत हो रही है? क्या ऋषि भूटानी अब खुद को एक डिजिटल स्टार के रूप में भी लॉन्च कर रहे हैं? उसका तो मुझे पता नहीं, मगर हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो रियलिस्टिक सिनेमा की हम बात करते हैं, हम जो लाइन थी बड़ी रियलिस्टिक फिल्म थी, तो मुझे लगता है कि जब हम बड़े पर्दे की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें मेलोड्रामा और लार्जर देन लाइफ चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस वो ही देखने आती है। हमने बहुत ज्यादा हम रियलिस्टिक की तरफ चले गए हैं, तो ऑडियंस की कनेक्टिविटी तो है मगर कमर्शियल वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अगर हमें कमर्शियली भी रहना है मार्केट में और हमें सुपर हिट की तरफ भी जाना है और 100 CR की ब्रैकेट में भी जाना है, उसके लिए तो हमें कमर्शियली चीजों को ज्यादा आगे रखना पड़ेगा। और जहां तक ओटीटी है, ओटीटी के थ्रू आप अपनी रियलिस्टिक सिनेमा को ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। आप वो एक प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं। जैसे कि 18 साल का लंबा सफर आपका, फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जगह और बेहतरीन कह सकते हैं ना क्रिटिकल रिव्यूज, और बावजूद इसके कि आपको कभी ये मामला, आपको ऐसा मलाल होता है कि कमर्शियल मसाले फिल्मों ने आपकी ना वर्सेटैलिटी को उतना इस्तेमाल नहीं किया है जितना होना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। तो क्या ऋषि भूटानी आज भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, एज एन एक्टर तो हमेशा से ये रहता है कि आप और अच्छा परफॉर्म करें। इवन जब डायरेक्टर ओके भी कर देता है किसी सेट को, उसके बाद भी ऐसा फील आता है कि नहीं यार, एक टेक तो और बनता है, टेक और होना तो वो जो भूख है वो हमेशा रहनी चाहिए, बनी रहनी। अगर वो भूख खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि एक्टर ही खत्म हो जाता है उसके बाद। और परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, ऑब्वियस है कि
मैं चाहता हूँ कि हर बार कोई एक अच्छा किरदार मिले मुझे प्ले बिल्कुल। करने के लिए। और अभी जिंदगी बहुत लंबी है, अभी बहुत आगे आगे बिल्कुल देखिए बिल्कुल। होता है क्या। बहुत ही बखूबी, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके साथ, क्योंकि आपकी जो सोच है और आपकी मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी ऋषि जी, हम तो यही कहेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, काफी इंतजार है कि अब हम आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अभी मेरी 2 फिल्में रिलीज पे हैं, एक है फंगस और दूसरी है जिंदगी जीने वाला। फंगस जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है, और जिंदगी जीने वाला कमर्शियली बड़े सिनेमा पर्दे के लिए है। हम्म। और बाकी भी चल रही है, जैसे जैसे आते रहेंगे बताते रहेंगे आपको। बिल्कुल डेफिनेटली, और हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। ऋषि जी, जैसे कि ना जब हमारे कोई एक बॉलीवुड पिटारे में से जब हमारे कोई मेहमान आते हैं, जैसे आज हमारी अदिति जी लेकर आई हैं आपको हमारे बीच में, तो मैं एक रैपिड फायर राउंड हमेशा रखती हूँ। क्या होता है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा। लोगों के बारे में जानने को मिल जाता है। इंस्टेंट जवाब चाहिए, 5 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए। तो चलिए, मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली के मोमोज पसंद है या मेरठ की कचौड़ी पसंद है, जिसके लिए आप डाइट तोड़ सकते हैं कचौड़ी। फटाफट। हम्म। कचौड़ी वो भी साल में एक बार। कचौड़ी साल में एक बार, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस। चलिए, सुबह का राज अगर मैं पूछूं आपसे, तो उठते ही सबसे पहले क्या चेक करते हैं? अपना फोन या शीशे में अपने बाल चेक करते हैं आप? उससे सबसे पहले देखता हूँ कि लेट तो नहीं होगा जिम के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें भी डिसिप्लिन। चलिए, बहुत बढ़िया। नेहरू या राम की अगर मैं बात करूं, तो पर्दे पर सीरियल देखना आसान है या असली जिंदगी में गुस्सा कंट्रोल करना आसान है? गुस्सा कंट्रोल करना तो आसान है, क्योंकि आसान है। आप सहज हो जाए जिंदगी में। इसमें मैं अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मेरे बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज, ऑल योर्स। बहुत ही करीबी बात है जरूर जरूर इस शेयर चीज से कीजिए। रिलेटेड जो आप पूछ रही हैं, कि जो लेट गो होता है आजकल ना, जेंजी में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है कि लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। वो जो मूव ऑन है वो इजी है एक्चुअल में। आप किसी का साथ जो छोड़ देते हैं बड़ा इजी होता है, मगर जो निभाना है वो ही मुश्किल है। तो बहुत अच्छी बात। मेरे को लगता है कि हमें लेट गो बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत हमें साथ निभाना चाहिए एक दूसरे का। और अगर किसी ने दोस्ती करी है, प्यार करा है, तो उसको फिर लॉन्ग रन तक लेना चाहिए। इसमें भी आपकी जो एक दूरदर्शी, एक डीप सोच है, खूबसूरत जो एक बेबाक सोच है आपकी दिखी इस मैसेज में भी। इनफैक्ट आप 10 एक, आप तो 1 मिनट और लेके भी इस बात का जवाब देते तो हम कहते कि ऑल योर सर। बहुत ही खूबसूरत मैसेज कहने का मतलब है मेरे। और चलिए ठीक है, आगे बात को बढ़ाते हैं। तो अलमारी की वो कौन सी चीज है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन आपके दोस्त कहते हैं ये बेकार है? वार्डरोब की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा होगा, कलेक्शन, कपड़े, परफ्यूम्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, सजा के रखा हो। एसेसरीज, एसेसरीज है जो। ओके, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा खास है, पर दोस्त के लिए, दोस्तों के लिए इतनी ना समझी चीज। चलिए, एक अजीब सी आदत के बारे में अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी चीज जो आपको हर इंटरव्यू से पहले या शॉर्ट से पहले आप करते हैं, कोई अंधविश्वास या टोटका? नहीं, ऐसा भी मानता नहीं। ऐसा कुछ नहीं मानते आप। चलिए, भगवान का ऐसा नाम कुछ लेके नहीं शुरू। है। चलिए, पार्टी या पैजामा? बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टी में जाना या घर पर पैजामे में नेटफ्लिक्स देखना, क्या पसंद है? पार्टीज में ज्यादा करता नहीं हूँ, तो आप पैजामा पार्टी समझ सकती है मेरी, क्योंकि मैं अच्छा। जल्दी सोता हूँ। ओ वाह। एक तो सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो रात को भी मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो पार्टीज मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है। पार्टी ज्यादा पसंद नहीं है। फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ अब आप आगे काम करना चाहते हैं? संजय लीला भंसाली, क्योंकि जिस डिटेलिंग में वो काम करते हैं, हर एक सीन पे जिस तरह से वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ उनके साथ काम करना। डेफिनेटली, हम आपको जल्दी देखें। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? ऑल टाइम फेवरेट मेरा ऋतिक रोशन है, हम्म। और गोविंदा इनफैक्ट, मतलब गोविंदा को मिस नहीं कर सकते। हम्म। और दीपिका पादुकोण। बहुत ही टैलेंटेड है। चलिए, पहला क्रश की अगर बात करूं, स्कूल के दिनों में किसी टीचर पर क्रश था या स्टूडेंट पे क्रश था, किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस पे क्रश? माधुरी दीक्षित, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल श्रीदेवी। ब्यूटीफुल। बिल्कुल। चलिए ठीक है, काम पाने के लिए कभी कोई ऐसा झूठ बोला है, कोई हल्का फुल्का छोटा मोटा झूठ, फनी वाला, जो आज तक किसी को नहीं पता हो पर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक जान ले? झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो मेरी चीजें वैसी हो जाती है, क्योंकि चलिए, बहुत अच्छी बात है। सादगी में जो मजा है वो चालाकी में नहीं है।
चालाकी तो आप अपनी बात जिसको भी बोलना चाहते हैं आप बोल दीजिए, तो वैसे ही काम हो जाएगा। जितने संजीदा तरीके से आपने अभी तक अपने बातों के जवाब दिए, बेहद ही खूबसूरत है, ये आपके काम में भी दिखता है। खैर, अगर एक दो कमेंट्स अगर मैं और भी आपसे पूछना चाहूँ, तो कमेंट्स में जब आपकी सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, कमेंट्स में अपनी तारीफ पढ़ना आपको पसंद है, या अपनी पुरानी फोटो को देखकर खुद ही कहते ना, कभी कभी हंसी आ जाती, मजाक हम खुद का खुद उड़ाते कि हम कैसे दिखते थे? नहीं, पुरानी पिक्चर्स तो मैं इतनी नहीं देखता हूँ अपनी, जो भी हाल ही में जो प्रेजेंट है। और और मैं बहुत ही लाइवली हूँ प्रेजेंट के वेरी लिए। नाइस। मैं पास्ट और फ्यूचर की ज्यादा परवाह करता नहीं हूँ। हम्म। तो मुझे लगता है कि जो आज है उसी को ही जियो, क्योंकि बहुत कल का कुछ पता नहीं है, कल का कल कुछ क्या पता होगा नहीं क्या है, नहीं ये होगा। लगता और है, राइट। जो जो भी भगवान ने लिखा होगा सही लिखा होगा। बहुत ही अच्छी बात है। ये तो लाइफ थ्रिलर होनी चाहिए, रोमांटिक कॉमेडी होनी चाहिए, लाइफ मंत्रा पूछ रही हूँ आपसे मैं यहाँ पे। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि लाइफ मंत्रा अगर आप दर्शकों को देना चाहे तो लाइफ अच्छा, थ्रिलर होनी चाहिए, थ्रिलर भरी होनी चाहिए, या रोमांटिक कॉमेडी होनी चाहिए? रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, सक्सेस मंत्रा, आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? मुझे लगता है कि जो पाथ है एक सक्सेस के टुवर्ड्स या आपके गोल के टुवर्ड्स, वो जो रास्ता है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए बस। हम्म। एक बार गोल आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद लगता है कि एक नेक्स्ट गोल आपका तैयार हो गया, उसके आगे एक और नेक्स्ट गोल तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो जीवन में जो रास्ता है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो बहुत सुंदर होना चाहिए। तो बहुत इसलिए मैं कह रहा था कि आपको कि एवरीडे जो है आप हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी दिन है। बहुत ही खूबसूरत, एक लाइवली जो आपकी आज की बातचीत आपसे रही है वास्तव में। एक आखिरी सवाल देखना चाहूंगी कि हाँ जो जी। बच्चे अब आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, आपके क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, तो इंस्पिरेशन के तौर पर एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं किस तरीके से मेहनत करें? और जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है जब हमें हार मिलती है तो हार को कैसे स्वीकार करें? आखिरी आज की चर्चा का एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपका टाइम है, आराम से टाइम लेके आप जवाब दे सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको ट्राई करते रहना चाहिए, जो जो भी जिस जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं हम्म। उसके लिए पूरा होमवर्क करें। और आजकल यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है। और आप अगर एक्टिंग फील्ड की बात करते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ अपलोड करते रहिए, लोगों से पूछते रहिए कि ये चीज जो मैंने बनाई है कैसे लग रहा है। इवन जी। फैमिली से आप पूछिए कि क्या इसमें कुछ बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का एक प्लस होता है, माइनस होता है। किसी की कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, किसी का सीरियस ड्रामा अच्छा है, हम्म। एंगर अच्छा है। हम्म। जो भी नो रस है उसमें से आप आपका बेस्ट कौन सा, आप उसकी तरफ जाइए। हम्म। और आगे जितने डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको अपना शो रील आगे भेजते रहिए। हम्म। और कुछ भी एकदम नहीं मिलता है जीवन में, पेशेंस। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जैसे जैसे चीजें आती रही आपके सामने, आप उनको करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जी, बहुत ही खूबसूरत। और आपकी बातों को सुनकर मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मैं भी अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ, जो मैं जिससे मैं भी इंस्पायर होती हूँ। आपकी बातों में मुझे ये चीज़ दिखी कि अगर मैदान में टिके रहोगे तो जीत निश्चित है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं ना कि बिल्कुल। बहुत अच्छी आपकी बातें आज रही, इंस्पायरिंग रही हैं। ऋषि जी, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, आपके वेल विशर की तरफ से आप सभी को आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहेंगे आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। हम आपको ऐसे ही बड़े पर्दों पर देखते हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के दिल पे हमेशा राज करें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी ऋषि जी, आपने आज अपना टाइम दिया हमको, थैंक यू सो मच। और आपसे फिर मुलाकात होगी। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश की स्टेट हेड अदिति चंद्रा जी हमारी फिल्मी पिटारे से लेकर आई हैं खास मेहमान। बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी बातचीत रही। ऋषि जी की कहानी ये साबित करती है कि अगर इरादे मेरठ की धूप जैसे पक्के हो तो मुंबई की बारिश भी आपको डिगा नहीं सकती है। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अभिनय सिर्फ एक कहते हैं ना कि लाइंस बोलना तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाइंस के बीच की खामोशी को जीना है, जैसे कि इनकी अभी तक के हमने किरदार में देखा है। उम्मीद है कि बेड नंबर 17 और आपके आने वाले फ्रेंच प्रोजेक्ट हमें आपकी अदाकारी के और भी नए रंग दिखाएंगे। दर्शकों, ये थे ऋषि भूटानी, जो अपनी फिल्मों के नाम की तरह ही राम की तरह शांत है, लेकिन अभिनय के मैदान में नेहरू जैसी दूरदर्शिता भी रखते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिलहाल आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।